दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन का दूसरा भाग, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है और ये बेंथम का कथन है, उसकी किस रचना में आया है। तो आप जानते हैं बेंथम या जेरमी बेंथम जो हैं प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक हैं। इनका कथन है कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है और ये कथन बेंथम की किस रचना में आया है। तो उत्तर है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ द मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। देखिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक जेरमी बेंथम की है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रकृति ने मानव जाति को या प्रकृति ने समस्त मानव जाति को सुख और दुख दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। ये उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में आया है। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि बेंथम की ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, देखिए जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय कोप या दैवीय सजा होती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों कौटिल्य का है। कौटिल्य की रचना प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है। दोस्तों वैसे तो कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के पक्षधर हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय कोप या दैवीय सजा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अधिक प्रतिनिध्यात्मक थी, ये किस विचारक का कथन है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है, जिन्होंने संविधान सभा के संबंध में अपने विचार देते हुए कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी या भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने के बावजूद भी संविधान सभा अधिक प्रतिनिध्यात्मक थी। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित राजनीतिक दल की संज्ञा किसने दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही संभावित या अति संभावित श्रेणी में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित राजनीतिक दल की संज्ञा किसने दी थी। तो एक लेखक हैं दोस्तों नॉर्मन डी पामर। नॉर्मन डी पामर ने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित राजनीतिक दल की संज्ञा दी है और नॉर्मन डी पामर की प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित राजनीतिक दल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस के संबंध में है, शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। तो कथन एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, शिशु कांग्रेस या कांग्रेस जो है शिशु मतलब शुरुआती दौर में शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। ये कथन किसका है। तो ये कथन प्रसिद्ध राइटर रजनी पामदत्त का है और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की महत्वपूर्ण कृति है। इसमें इनका विचार है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले महत्वपूर्ण नेता दोस्तों मोहम्मद अली थे। तो देखिए कई सारे नेता इसमें गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पहले गिरफ्तार होने वाले महत्वपूर्ण नेता मोहम्मद अली थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये मार्क्सवाद जो है आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। वहाँ से मार्क्स और मार्क्स से संबंधित समाजवाद, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में एक प्रश्न है, मजदूरी का लौह नियम। देखिए, आयरन लॉ ऑफ वेजेज, मजदूरी का लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये विचारक हैं फर्डिनेंड लासाल। फर्डिनेंड लासाल ने मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किया। दोस्तों, लासाल जो हैं जर्मनी के सामाजिक क्रांतिकारी विचारक या सामाजिक क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारक थे। इन्होंने मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें इनका मानना था कि पूंजीपति जो है मजदूरों को केवल उतना ही वेतन या भुगतान करता है जो उनके एक दिन के लिए जीवन यापन के लिए पूरा होता है और उससे अधिक नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियनवाद या फेबियन समाजवाद से संबंधित है। देखिए, फेबियनवाद या फेबियन समाजवाद समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे करने की बात करता है, न कि क्रांतिकारी तौर से। आपको बताना है प्रमुख फेबियनवादी विचारकों के नाम। तो देखिए, सिडनी वेब, बीट्रिस वेब, सिडनी ओलिवर और ग्राहम वेलास दोस्तों, ये प्रमुख फेबियनवादी विचारकों में आते हैं। और फेबियनवाद सामाजिक क्रांति के लिए दोस्तों धीरे धीरे परिवर्तन की बात करता है, न कि क्रांतिकारी परिवर्तन की। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलगाव या परायपन की संकल्पना। देखिए, मार्क्स का थियरी ऑफ एलियनेशन या एलियनेशन थियरी, जो अलगाव या परायपन की संकल्पना का विचार है, ये मार्क्स के किस पुस्तक में प्रमुखता से आया है। तो सही उत्तर है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। देखिए, अलगाव या परायपन की संकल्पना का विचार मार्क्स की पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में आया है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एक कथन है, किस विचारक ने रूसो को कांट और हीगल के पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत का प्रेरणा स्रोत कहा है। ये बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों। किस विचारक ने रूसो को कांट और हीगल के पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत का प्रेरणा स्रोत कहा है। तो ये हैं लियो ड्यूगी। लियो ड्यूगी दोस्तों, इन्होंने रूसो को कांट और हीगल के पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत का प्रेरणा स्रोत कहा है, क्योंकि कांट और हीगल रूसो के सत्तावाद से ही प्रेरित हैं काफ़ी हद तक। अगला प्रश्न है, आप एक कथन तो जानते हैं, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द हैं या तलवार के बिना समझौते निरे शब्द हैं। ये हाब्स का कथन है, लेकिन आपको बताना है कि हाब्स का ये कथन उसकी किस पुस्तक से लिया गया है या किस पुस्तक में वर्णित है। तो सही उत्तर है हाब्स की महत्वपूर्ण कृति लेवियाथन। लेवियाथन में वो समझौते को कहता है कि तलवार के बिना या शक्ति के बिना समझौते निरे शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। ये किसका कथन है। तो दोस्तों, मार्क्स जो है हाब्स के आलोचक रहे, महत्वपूर्ण आलोचकों की श्रेणी में रहे। वाहन, इनका कथन है कि जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। ये वाहन का कथन है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लेकिन देखिए, दो प्रश्न इस तरह से बनते हैं, हम आपको दोनों बताएंगे। आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हाब्स उसमें कदाचित महानतम है। तो ये प्रश्न, ये किसका कथन है, पूछा जाता है कि आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हाब्स उनमें कदाचित महानतम है। ये सेवाइन का कथन है दोस्तों। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र महान ग्रंथ लेवायथन है। ये किसका कथन है। तो ये दोस्तों माइकल ओकसाट का कथन है। माइकल ओकसाट जो है लेवायथन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र महान ग्रंथ लेवियाथन है। तो ये ओकसाट का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स का जो समझौता सिद्धांत है उसकी कई विचारकों द्वारा आलोचना की गई है। उसी में से एक आलोचना के क्रम में देखते हैं, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले दानवों के लिए कानून प्रिय और विनम्र नागरिक बनना असंभव है,
जैसा कि सामाजिक समझौते के समय उन्हें दिखाया गया है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये प्रमुख दार्शनिक स्पिनोजा का कथन है, जो कहते हैं कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में जो रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे व्यक्ति थे, उनके लिए कानून प्रिय और विनम्र नागरिक बनना असंभव है, जैसा कि सामाजिक समझौते के समय उन्हें दिखाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण कथन स्पिनोजा का है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाक के संबंध में किसने कहा है कि एक महान परंपरा के बारे में अंतिम महान वाणी और दूसरी महान परंपरा के बारे में प्रथम महान वाणी है? तो इसमें जो है विचारक के द्वारा लाक के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि वो मध्यकालीन परंपरा का जो है अंतिम प्रतिनिधि और नवीन परंपरा का प्रथम प्रवक्ता है, जो कि व्यक्तिवाद था। तो दोस्तों ये कथन C.L. बेपर का है। बेपर ने लाक के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक महान परंपरा के बारे में अंतिम महान वाणी और दूसरी महान परंपरा के बारे में प्रथम महान वाणी लाक की है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन ही है दोस्तों। आधुनिक संसार में आधे दर्जन व्यक्ति भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने आधुनिक संसार के मस्तिष्क पर इतनी गहरी छाप छोड़ी हो जितनी कि रूसो ने। दोस्तों इसी तरह का एक कथन मार्क्स के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन वो कथन इससे भिन्न है, हम उसको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आधुनिक संसार में आधे दर्जन व्यक्ति भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने आधुनिक संसार के मस्तिष्क पर इतनी गहरी छाप छोड़ी हो जितनी कि रूसो ने। ये कथन H.J. लास्की का है दोस्तों, रूसो के संबंध में। अगला प्रश्न है, लाक ने राज्य को किस रूप में वर्णित किया है? तो लाक राज्य को न्यास या ट्रस्ट के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी चरण में भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों भारतीय राजनीति में जो क्रांतिकारी चरण आता है उसमें कई सारी संस्थाएं थी, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, भवानी मंदिर और इस तरह की कई रचनाएं और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थीं जिन्होंने युवा वर्ग में क्रांतिकारी चेतना का प्रसार किया था। उसी के संबंध में ये प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी चरण में भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये थे दोस्तों वारिंद्रनाथ घोष। वारिंद्रनाथ घोष ने क्रांतिकारियों को प्रेरित करते हुए भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति नामक पुस्तकें लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तव में जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वो जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जब आप भारत में राजनीतिवाद टॉपिक पढ़ते हैं, भारत में जातिवाद टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उस समय ये कथन आता है कि वास्तव में जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वो जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ भी नहीं है। ये कथन रजनी कोठारी का है और रजनी कोठारी की पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इसके अलावा दूसरी पुस्तक उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों वास्तव में जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वो जातियों के राजनीतिकरण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, रजनी कोठारी का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं करूँगा जिसको प्राप्त करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ये कथन किसका है? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और उग्रवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल का कथन है कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं करूँगा जिसको प्राप्त करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? तो दोस्तों उत्तर बताने से पहले हम आपसे एक प्रश्न या एक चीज़ है जिसको क्लियर कर लें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था। ये आज़ाद हिंद सरकार थी, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण है आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार दो अलग अलग संस्थाएं थीं। तो देखिए यहाँ पर इसी अंतर को मैं आपसे बताना चाह रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में सिंगापुर में उन्होंने स्वाधीन भारत की अस्थाई सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था। और आपके लिए एक प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी और नेताजी को आज़ाद हिंद फौज की कमान कब मिली थी?
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद आप जानते हैं, भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद होती हैं अनुच्छेद 263 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है भारत में अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन जो है किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 1990 में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और आप जानते हैं सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। 1983 में सरकारिया आयोग न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसी आयोग की रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया था। इसकी अनुशंसा जो है सरकारिया आयोग द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, भूखे नंगे व्यक्ति के लिए मत यानी वोट का कोई मूल्य नहीं होता, ये कथन किसका है। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भूखे नंगे व्यक्ति के लिए मत यानी वोट का कोई मूल्य नहीं होता। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो सूचना का अधिकार है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किस प्रकार का अधिकार है आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो याद रखिए सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। ये था आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन के क्रम में देखा और आज का वीडियो इसका दूसरा भाग था। और ये वीडियो दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ, राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।